हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ये लेक्चर तीसरा है मॉड्यूल 2 का। मैं हूं विकास कुमार मोदी। तो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यानी 2 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग वेव के बारे में पढ़े, ठीक है। वेव का 2 टाइप था आपका, ट्रांसवर्स जो आपके सिलेबस पे, और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा था, एक था आपका मैकेनिकल, ठीक है, और एक आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम लोग ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इंपीडेंस तक पहुंच चुके थे, इंपीडेंस निकालने के लिए सीख चुके थे, इंपीडेंस कैसे निकलता है, ठीक है। इंपीडेंस क्या होता है आपका जेड, ठीक है, जेड के बारे में। जेड बराबर क्या होता है आपका रो सी, ठीक है। तो अब वो बात किया जाए आगे का। तो अब जो हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देना है रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला है आपका रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी क्या होता है आपका? रिफ्लेक्टेड का Z1 B1 स्क्वायर, ठीक है। इंसिडेंस का क्या है आपका Z1 A1 स्क्वायर, ठीक है। यानी हो गया B1 Z1 कट जाएगा तो B1 बाय A1 का होल स्क्वायर। और इसको क्या हम लिख सकते हैं? B1 बाय A1 को क्या होता है आपका Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म जो आपका होगा, ठीक है, ये टर्म आपका होगा इंटेंसिटी कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपका ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। तो इसका होता है आपका Z2 A2 स्क्वायर बाय Z2 A1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इंसिडेंट का क्या Z1 A1 है, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से हम लिख सकते हैं तो Z2 A2 स्क्वायर और Z1 A1 स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 4 Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हो गया। अगर यहाँ पर Z1 Z2 का इफ Z1 इक्वल टू Z2, ठीक है, जब Z1 आपस में क्या Z1 Z2 आपस में बराबर हो जाए तो नो एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी ना ही रिफ्लेक्टेड होगा, नो एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। इसका मतलब द इम्पीडेंस आर सेड टू बी मैच्ड, ठीक है। तो Z1 Z2 जब बराबर होगा तो आपका क्या इम्पीडेंस आपका मैच्ड हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका था रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका मैचिंग ऑफ इंपीडेंस का मैचिंग। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इंपीडेंस, ठीक है। इसका मैचिंग का इंपीडेंस क्या होगा देखिए, ठीक है। ये हम लोग जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो अगर हमें वायर से करंट फ्लो करना, ठीक है, तो वायर से जब करंट फ्लो करना, ठीक है, तो इसका हम लोग ज्यादा इफिशिएंसी ज्यादा हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा आपका, इसके साथ फैन, ये फैन है आपका, ठीक है, कहीं से कूलर है, तो ये क्या होना चाहिए? कूलर का इंपीडेंस, फैन का इंपीडेंस वो क्या हो, इसके इंपीडेंस से मैच करे, ठीक है। इसके ये इंपीडेंस मैच करेगा तो अच्छे से क्या होगा, आपका एनर्जी कंजर्व हो पाएगा। अगर ये दोनों का मैच नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यहाँ से वेव जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इसमें जाने से पहले रिफ्लेक्ट कुछ करेगा, ठीक है, जिसके चलते आपका सिग्नल भी डिस्टर्ब होगा और आपका इक्विपमेंट भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, आपका जो ये जो इंटेंसिटी है दोनों का, वो आपका मैच करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें एप्लीकेशन देखते हैं मैचिंग ऑफ इंपीडेंस, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कर्व जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मेन वायर है, ठीक है, इस वायर से आपका है ना एक और वायर जा रहा है, ठीक है। इसका इंपीडेंस ये इसका मान लीजिए इंपीडेंस क्या है Z1 है, ठीक है। इसका इंपीडेंस हम मान लेते हैं Z3 है, ठीक। तो इंपीडेंस Z1 हो गया तो इसका क्या होगा वैल्यू P1 रो1 C1, और ये क्या हो जाएगा आपका
रो 3 C3। तो अब इसका इस दोनों के इम्पीडेंस को सेम करना चाह रहे हैं, तो इस दोनों के इम्पीडेंस को सेम करने के लिए हम क्या करें, एक नया जो वायर है इसको अटैच कर रहे हैं। जैसे नया वायर हम यहाँ अटैच करेंगे तो ये क्या होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड होने के चलते क्या Z2 नाम का हम यहाँ वायर लाए, ठीक है, जिसका लेंथ आपका L मान लेते हैं, L लेंथ है और इम्पीडेंस क्या है आपका Z2 है। तो Z2 का वैल्यू क्या है आपका रो 2 C2 है, ठीक है। इससे लाने से क्या होगा, आपका Z1 का वैल्यू और Z3 का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी Z1 का वैल्यू हमको Z3 के बराबर लाना है। इसके लिए हम क्या की हेल्प लिए, किसका, Z2 का, ठीक है, दूसरा वायर का हेल्प लिए, उसके चलते इस दोनों को हम लोग बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये चीज हमको निकालना, ठीक है, कि ये Z2 का क्या वैल्यू ले और L का क्या वैल्यू ले, ठीक है, L और Z2 का क्या वैल्यू ले, जिससे कि आप Z1 और Z3 का वैल्यू आपस में क्या हो जाए, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना ये है कि ये आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक, इसके साथ एक और आपका अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका Z1 है और इसका Z2 है, Z3 है, ठीक है। इसमें एक क्या करना है, इस दोनों के इम्पीडेंस को सेम करना है, यानी Z1 को आपस में क्या करना, Z1 आपस में Z3 के बराबर हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया सा एक स्ट्रिंग इसमें अटैच करेंगे। जो जैसे नया सा स्ट्रिंग हम अटैच करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, Z1 Z3, तो Z2H की और लेंथ इसका L है, इसको इंसर्ट करने से Z1 Z3 आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। वी रिक्वायर टू मैच द इम्पीडेंस Z1 बराबर रो 1 C1 एंड Z2 एंड Z3 बराबर रो 3 C3 by the smooth insertion of a string of length L and impedance Z2 बराबर रो 2 C2, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, आवर प्रॉब्लम is to find the value of L and Z2। तो हमें क्या करना, L और Z2 के वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो इसलिए ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए कर रहे हैं। किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव ऑफ स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो स्ट्रिंग का एग्जांपल क्या हुआ, आपका ये वेव है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इधर जो इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका आपका इंपीडेंस क्या है, Z1 बराबर हो गया रो 1 C1, ठीक है। इसका इंपीडेंस है Z3 बराबर क्या हो गया रो 3 C3। और ये इंसर्ट हम करेंगे, स्मूथ इंसर्शन क्या करें, Z2 बराबर हो गया रो 2 C2। और इसका लेंथ क्या है आपका, ये लेंथ हो गया आपका L, ये L लेंथ है। तो ये मेन पॉइंट है आपका x=0 और ये बाउंड्री का क्या x=L, यहाँ पे ये पॉइंट है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, ये दो बाउंड्री हो गया, दो बाउंड्री। तो इस बाउंड्री के इधर क्या आता है, एक इंसिडेंट जाता है, ठीक है, इंसिडेंस जाता है। इंसिडेंस क्या होता है, yi बराबर ai e टू द पावर i ओमेगा t माइनस k1x, ठीक है। ये आपका हो गया इंसिडेंस। और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड का क्या होगा, yr बराबर b1 e टू द पावर i ओमेगा t प्लस k1x, ठीक है। ये इस बाउंड्री के लिए। अब इस बाउंड्री के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इंसिडेंस होगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं yi बराबर क्या हो जाएगा आपका a2, यहाँ a1 लिए है तो यहाँ पे a2 e टू द पावर i ओमेगा t माइनस k2x, ठीक है। और यहाँ पर भी तो रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड के yr बराबर क्या हो जाएगा b2 e टू द पावर i ओमेगा t प्लस k2x, ठीक है। तो ये इस बाउंड्री के लिए, इस बाउंड्री के लिए। अब ये वाला टर्म, ये क्या, ये ट्रांसमिटेड है। तो ट्रांसमिटेड के लिए क्या होगा, yi बराबर a3 e टू द पावर i ओमेगा t माइनस k। और ये x क्या, x का वैल्यू क्या, x माइनस l है। क्या वैल्यू, x माइनस l, ठीक है। इसको क्या होगा, x माइनस l, यहाँ पे l लिख दिए, ठीक है। ये आपका टर्म हो गया। तो देखिए मेन हो क्या रहा है यहाँ पर, ये आपका टर्म था, इस तरीके से हम करते थे ना, ये वाला टर्म, ठीक है। इधर यहाँ इधर आपका, तो इसके बीच में हम लोग क्या किए, यहाँ पर ये टर्म को इंसर्ट कर दिए। ये टर्म आप भूल जाइए, ये टर्म आप भूल जाते तो क्या होता है, ये और ये टर्म, इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म, ठीक है। ये
इधर का टर्म और इधर का टर्म हमें पहले से पता है। इधर क्या होता है आपका इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड, और इधर क्या होगा आपका इस टाइप में, यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर, तो इस जगह पर क्या होता है आपका जो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है जो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, ये चीज इधर तो कोई बाउंड्री है नहीं, जब कोई बाउंड्री नहीं है इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं इंसिडेंस। ये क्या आपका इंसिडेंस, जो इंसिडेंस और इंसिडेंस, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर क्या टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड, लेकिन यहाँ तो कहीं टकरा नहीं था, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा नहीं, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका मतलब द इंसिडेंट reflected and transmitted displacement at the junction x equal to 0 and x equal to r, x equal to 0 और x equal to l जो है r shown in figure, आर शोन इन फिगर, ये हम लोग फिगर में देख चुके हैं, तो इसका मतलब द रेशियो, तो हमें क्या निकला रेशियो क्या आपका निकलेगा, ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय आपका होगा इंसिडेंट एनर्जी, यानी ट्रांसमिटेड क्या है Z3 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आपका Z1 A1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, जो कि इक्वल टू 1, ये क्या होगा 1 के बराबर, ये क्या इक्वल टू यूनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन लगाएंगे, द बाउंड्री कंडीशन आर दैट y एंड t, ठीक है, दो बाय हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे ना, जब बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए दो कंडीशन पढ़े थे, उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, आर कंटिन्यूअस across the junction x equal to 0 and x equal to l, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन Z1 and Z2 the continuity of y gives continuity of y का कंटिन्यूटी हमें क्या देगा, वो देगा a1 e to the power I ओमेगा t माइनस k1 x, ठीक है, प्लस b1 e टू द पावर क्या हो जाएगा आपका I ओमेगा t प्लस k1 x इक्वल टू a2 e टू द पावर I ओमेगा t माइनस k2 x प्लस b2 e टू द पावर I ओमेगा t प्लस k2x, ठीक है। ये कैसे हुआ इतना टर्म, ठीक है, ये सिंपली क्या कर हम कंजर्व कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन बाउंड्री कंडीशन लगा, कंडीशन नंबर 1 और यहाँ कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर दो कंडीशन लगाते हैं ना, ये चीज, तो ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा, ठीक, वही चीज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर का था ये टर्म हो गया, ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ सब क्या कर सकते हैं, अब x बराबर 0 के लिए, किसके लिए हम निकाले, x बराबर 0 के लिए, जब x बराबर 0 के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाला टर्म ये टर्म कट जाएगा, यानी आपका क्या आएगा a1 प्लस b1 इक्वल टू a2 प्लस b2 एट x इक्वल टू 0, ठीक है, a1 प्लस b1 इक्वल टू a2 प्लस b2 एट x इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगा। अब कंडीशन नंबर, ये हो गया आपका कंडीशन 1, ठीक है। अब कंडीशन 2 लगाते हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन 2 लगाने पर क्या होगा आपका t 2y बाय 2x, ठीक है, ये चीज हमें निकाल, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, क्या होगा आपका t dy, तो ये क्या I k1 a1 प्लस I k1 b1, ये सब बस प्रीवियस का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक, ज्यादा हम लोग इसका डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस ये टर्म हम लोग निकाले थे पहले, ये वाला टर्म प्लस t माइनस I k2 a2 प्लस I k2 b2। अगर ये समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ये इसके बारे में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। यहाँ से t और t कट जाएगा, t कटने के बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे t k बाय ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका t बाय c, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रो सी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग z, तो ये चीज हम लोग यहाँ पुट करेंगे t k बाय ओमेगा, ये चीज हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका z a1 माइनस b1
ठीक है, a1 माइनस, यहाँ पर ये माइनस टर्म आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका z2 a2 माइनस b2, ठीक है, ये टर्म यहाँ पर आ गया। ये किसके लिए था? x इक्वल टू 0 के लिए, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरली x इक्वल टू l के लिए, सिमिलरली x इक्वल टू l, x इक्वल टू l के लिए कंटिन्यूटी ऑफ y, तो y के लिए क्या होगा? a2 e टू द पावर i माइनस i k टू l प्लस b2 e टू द पावर i k टू l इक्वल टू a3, ठीक है। और कंटिन्यूटी, ये तो y के लिए हो गया कंटिन्यूटी, और अब किसके लिए निकालना है? कंटिन्यूटी ऑफ t डो y बाय डो x, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ a2 है, इसके लिए जब निकालेंगे तो हो जाएगा z2 a2 e टू द पावर माइनस i k2 l माइनस b2 e पावर i k2 l, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? z3 a3, ठीक है। ये टर्म आपका हो गया इम्पीडेंस के लिए, ठीक है, और ये आपका हो गया y के लिए। ये किसके लिए था? x इक्वल टू l के लिए, x इक्वल टू l के लिए, ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन हमें अभी तक मिला है, ठीक है। हम 4 इक्वेशन हम लोग को मिल गया। कौन सा? तो पहला इक्वेशन आपका था यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस 4 के हेल्प से, ठीक है, ये चारों के हेल्प से हम अरेंज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे, चारों का हेल्प से एलिमिनेट करेंगे, तो मेरे पास आएगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। जब चारों का हम हेल्प लेंगे तो वहां से एलिमिनेट करेंगे कुछ टर्म को, तो z1 इंटू a1 माइनस b2 a1 माइनस a2 माइनस b2 प्लस a1 बराबर आ जाएगा z2 a2 माइनस b1। ये आपको इक्वेशन को जब सॉल्व करना तो इस रेंज में आ जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग a1 निकालने की कोशिश करें तो a1 बराबर आ जाएगा आपका क्या? a2, ठीक है। तो a2 और यहाँ आपका आएगा z1 बाय z2 प्लस 1 प्लस b2 z1 बाय z2 माइनस 1 बाय 2 इंटू z1 बाय z2, ठीक है, ये टर्म आया। तो अगर हम लोग z1 बाय z2 को मान लेते हैं r12, ठीक है, ये टर्म मान लेते हैं r12, तो ये टर्म क्या आ जाएगा? a1 बराबर आ जाएगा मेरा a2 r12 प्लस 1, ठीक है, 1/2 है तो ये चीज लिख दी r12, ठीक है, यहाँ पर रेशियो प्लस b2 r12 माइनस 1 बाय 2 r12, ठीक है, ये टर्म आ गया। ये आपको पांचवा इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर हमें a1 मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये a1 हो गया। इसी सिमिलरली हम लोग a2 सिमिलरली a2 का बात करें, a2 आपका क्या आ जाएगा? r23 प्लस 1 बाय 2 इंटू r23 इंटू 3 e टू द पावर i k2 l, ठीक है। और इसी तरह मेरा b2 आ जाएगा, b2 बराबर r23 माइनस 1 बाय 2 r23 a3 इंटू e टू द पावर माइनस i k2 l, जहां पर ये r23 क्या है? r23 आपका क्या होगा? z2 बाय z3, ठीक है। तो यहाँ a2 भी निकल गया, ठीक है, इसके बाद b2 भी निकल गया, या b2 भी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज का a2 b2 आ गया, ये a2 b2 का वैल्यू जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये a2 b2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ यानी 5 में पुट कर रहे हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ, इसको मान लेते इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7, तो पुट द वैल्यू 6 एंड 7 इन द 5, यानी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 इन 5। तो जैसे ही हम 5 में पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट करने के बाद हमें a1 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो a1 हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे,